स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कीमोथेरेपी का मतलब क्या है और कीमोथेरेपी हमारे पास कैसे डिस्कवर हुई थी, हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती क्या है और उनके डिफरेंट क्लासेस, और उनको एंटीबायोटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और जो हमारी मेन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ा था। हमारी जो फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ एक्शन। तो उसमें हमने मेजर 5 क्लासेस की थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है, हमने जब क्लासिफिकेशन करी थी तब आपको याद होगा कि बहुत सारी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की क्लासेस होती हैं। हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। तो अब हम जो इतनी सारी हमारे पास वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, हम उनमें से एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को सिलेक्ट कैसे करते हैं कि ये हमारी जो एंटीबायोटिक है ये पेशेंट को दी जाएगी। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स को। तो उसमें हमारे पास मेजर 3 क्लासेस ऑफ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्लास है वो है पेशेंट रिलेटेड। अब हमारी जो ड्रग है, एंटीबायोटिक है, वो किसी ना किसी पेशेंट को दी जाएगी, ठीक है। अब पेशेंट के ऊपर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। वैसे ही माइक्रोब रिलेटेड हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं और वैसे ही हमारे पास ड्रग रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब पेशेंट रिलेटेड हमारे पास कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है एज। अब एज से कैसे फर्क पड़ता है कि हम कौन सी एंटीबायोटिक, जो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, हम उनमें से कौन सी एंटीबायोटिक हम अपने पेशेंट को देंगे। अब एज है, तो एज में हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमें उसको ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर जो उसका लिवर और किडनी है वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अभी अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर किडनी और लिवर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो हाई चांसेस क्या होते हैं कि उस पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। अब इसका एक एग्जांपल आता है जो क्लोरामफेनिकोल नाम की ड्रग है। क्लोरामफेनिकोल की वजह से न्यूबॉर्न बेबीज में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब ये ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है, अब हम अगर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हमने पहले डिस्कस करा कि लिवर और किडनी फंक्शन जो है वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म डिफिकल्ट है। अब अगर ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म डिफिकल्ट है तो हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो वैसे ही क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी जब बेबीज में हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब ऐसे एक तो हमारे पास एज का फैक्टर हो गया कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए हमें वैसी सिर्फ वो ड्रग्स हमें बहुत कम लो डोज में हम देते हैं न्यूबॉर्न्स को, और बहुत वो वीकर ड्रग्स देते हैं जो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज में अफेक्ट करें और टॉक्सिसिटी ना करें। वैसे ही हमारे पास दूसरा केस आता है जो एल्डरली पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं। अब जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, उनका क्या होता है कि जो लिवर और किडनी का फंक्शन है वो क्या हो जाता है, एज के साथ साथ वीक हो जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज थे, न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर अभी हमारे पास लिवर और किडनी फंक्शन डेवलप नहीं हुआ है। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो किडनी और लिवर का फंक्शन है वो वीक हो जाता है। तो किडनी और लिवर का फंक्शन वीक होने से क्या होता है, उनके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे पास जो
पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है उसमें सबसे पहला फैक्टर है जो वो एज है, और एज के अंदर हमारे पास अगर न्यूबॉर्न बेबीज की बात करें तो क्लोराम्फेनिकोल की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स में ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। अब आते हैं हम सेकेंड फैक्टर के ऊपर। अभी सेकेंड फैक्टर है हमारे पास होस्ट का डिफेंस स्टेटस। अभी होस्ट का डिफेंस स्टेटस का क्या मतलब है कि हमारा जो होस्ट है या फिर जो हमारा पेशेंट है उसका डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है या फिर उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। अब हमारे पास जो अगर हम किसी होस्ट की बात करें या फिर किसी पेशेंट की बात करें, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है यानी कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है, तो उस पेशेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत ज़्यादा हाई डोजेस में ड्रग देनी होगी, और हमें वेरी पोटेंट ड्रग्स देनी होगी, क्योंकि अभी हमारे हर किसी इंसान के अंदर हमारे पास होस्ट डिफेंस सिस्टम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है। हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, लेकिन हम रोज बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो क्या करता है, रोज आने वाले माइक्रोब्स के साथ फाइट करता है। हम बीमार कब होते हैं? जब हमारे पास जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइट करके वीक हो जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई पहले से ही कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हुआ है, तो हम उनमें क्या होता है, अगर उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमें पता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी ड्रग्स देंगे जो बॉडी में जाते ही अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दे और होस्ट के डिफेंस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट ना करे। तो हम क्या करते हैं, हाई डोजेस में ड्रग देते हैं, पोटेंट ड्रग देते हैं, और उसके अलावा हम बैक्टीरिसिडल ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बैक्टीरिसिडल ड्रग्स कौन सी होती है, जो बैक्टीरिया को किल कर दे, और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन सी होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करे। तो हम ग्रोथ को सप्रेस नहीं करना चाहते। होस्ट जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास इन्फेक्शियस डिसीजेज या पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी डेथ हो जाए या फिर वो किल हो जाए, ताकि हम अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकें और ठीक कर सकें। तो हम उनमें क्या करते हैं, बैक्टीरिसिडल ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हमारा है साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है वो हुआ कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन, अगर लगा लो ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो हमें वो ड्रग्स चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। या फिर अगर हमारे पास यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो ड्रग्स सिस्टम में कंसंट्रेट ना होके और सिस्टम में कोई इफेक्ट ना दिखाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन दिखाए, अफेक्ट दिखाए, और वहाँ वाले इन्फेक्शन को ट्रीट कर सके। ऐसे ही अगर हमारे पास साइट ऑफ इन्फेक्शन में अगर कोई पस है, ठीक है, या फिर कोई क्लॉट्स हैं, तो वो वाली चीज़ें जो ये हमारे पास पस होती है और क्लॉट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ड्रग की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए अपने साइट ऑफ एक्शन पे ताकि वो एक्शन दिखा सके। तो हमारे पास जो पस होगी वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी कंसंट्रेशन को,
हमारी जो कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट कर देगी, तो हमें ज़्यादा ड्रग चाहिए, ज़्यादा पोटेंट ड्रग चाहिए। वैसे ही साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स है हमारे सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में। कि अगर हमारे पास, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो ब्रेन में हुई है, तो हमें एक ऐसी ड्रग चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए। हमारे पास जो हमारा ब्रेन होता है और जो सिस्टम सर्कुलेशन होता है, उसके बीच में एक बहुत थिक बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत कम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से हमारे पास ब्रेन के अंदर एंटर कर पाती हैं। तो अगर हमें ब्रेन का इन्फेक्शन ठीक करना है तो हमें कौन सी ड्रग चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए। ब्लड ब्रेन बैरियर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्टर होता है जो हमारे पास मोस्टली हर ड्रग को फिल्टर आउट कर देता है। ऐसे ही अगर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास यूरिन में कंसंट्रेट हो जाए। अब हमारे पास फोर्थ जो फैक्टर है वो आता है रीनल और हेपेटिक स्टेटस क्या है बॉडी का। दोबारा से रिपीट हो रहा है ये, पहले हमने एज के उसमें करा था, एज के पर्सपेक्टिव में। अभी हमारे पास जो हमारा किडनी और लिवर है, इसका काम क्या होता है, मेटाबोलाइज करना। अब हमारे पास कोई ड्रग, हम जब बॉडी में हमने कोई ड्रग ली तो वो ड्रग बॉडी में जाती है, अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, वहाँ पे अपना काम करती है। उसके बाद लिवर किडनी में जाती है और वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होके और एक्सक्रीट हो जाती है। ये हमारे पास एक जनरल मेथड होता है ड्रग का। और उसके अब हमारे पास अगर रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी कि या तो लिवर खराब हो जाए या फिर किडनी खराब हो जाए, ये है हमारे पास एज के इर्रिस्पेक्टिव। अगर कोई लगा लो 30 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है जिसके अंदर हमारे पास जो रीनल और हेपेटिक फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम डिसीज या फिर किसी ऐसे फैक्टर की वजह से उसका जो रीनल और किडनी है वो फेल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसके अंदर किडनी फेलियर हाई चांसेस है, ठीक है। तो अभी अगर हमारे पास जो किडनी और हमारा लिवर है, अगर वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा ड्रग को, तो क्या होगा, हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाएगी ड्रग की। टॉक्सिसिटी का मेजर मतलब क्या है कि टॉक्सिसिटी मतलब अगर किसी ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास लेवल इंक्रीज हो जाए दैन द रिक्वायर्ड। हमारे पास जितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है बॉडी में, उससे ज़्यादा जब कंसंट्रेशन हो जाती है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। अभी टॉक्सिसिटी अगर किसी भी ड्रग की होती है तो हमारे पास साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई रीनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट है तो हम उसके अंदर जो हमारी बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स होती हैं या जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सिवियर हैं, हम वो अवॉइड करते हैं। जैसे कि हम ऐसे पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन नहीं देते या रिफैम्पिन नहीं देते। अब जो लास्ट फैक्टर है हमारे पास वो आता है एलर्जी। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में लास्ट फैक्टर है हमारे पास एलर्जी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन दे देती हैं, उनको एनाफाइलैक्सिस हो जाता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक में चली जाती है बॉडी। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पेनिसिलिन जी को एलर्जिक होते हैं, तो हमें उनमें जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स की कि किसी पेशेंट में हमने कौन सी ड्रग देनी है, तो क्या करना होता है, हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखनी होती है।
अगर उसके अंदर पहले से इन्फेक्शंस हुए हैं और हमें पता है कि इस पर्टिकुलर ड्रग को जो हमारा पेशेंट है वो एलर्जिक है, तो हम क्या करते हैं, वो वाली ड्रग्स अवॉइड करते हैं। तो अब सिलेक्शन में हमने सबसे पहला जो फैक्टर है वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पढ़े हमने। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स 5 हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज, दूसरा है हमारे पास रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, तीसरा है हमारे पास होस्ट का डिफेंस स्टेटस, चौथा है साइट ऑफ एक्शन और पांचवा है हमारे पास एलर्जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोब रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर। अब माइक्रोब रिलेटेड फैक्टर्स का क्या मतलब है हमारे पास, कि जो हमारा इन्फेक्शन है वो किस माइक्रोब की वजह से हुआ है। ठीक है, अब माइक्रोब रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आता है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है या ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, या फिर कोई अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स ट्राई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास अगर इस माइक्रोब रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे पास 2 टाइप की थेरेपी होती है, 2 टाइप के अप्रोचेस होते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करना है। तो इसमें यूज होती है 2 अप्रोचेस, एक है हमारे पास एम्पिरिक थेरेपी और एक है हमारे पास डेफिनेटिव थेरेपी। एम्पिरिक थेरेपी में क्या होता है, एम्पिरिक थेरेपी में हमारे पास कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास हमें पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। एम्पिरिक थेरेपी में जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो ऐसी ड्रग्स दे देते हैं जो उनको अंदाजा होता है कि हमारे पास अगर कोई इंसान कॉमन कोल्ड की इन्फेक्शन लेके गया है तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स हैं उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होंगी कि ये बहुत जो मेजर हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो है वो कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो एम्पिरिक थेरेपी में हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि मेजर हमारे पास जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कवर कर देती हैं, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब होती हैं। जो हमारे पास डेफिनेटिव थेरेपी है, डेफिनेटिव थेरेपी में हमारे पास क्या है कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कल्चर लिया जाता है पेशेंट से और पेशेंट्स के कल्चर लेने के बाद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पास जो हमारा होस्ट है या फिर जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। और हमारे पास जो हम फिर क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि डेफिनेटिव थेरेपी में आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दे देते हैं एक पर्टिकुलर। तो हमारे पास एम्पिरिक थेरेपी में क्या होता है, एम्पिरिक थेरेपी में हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली ड्रग दे दी जाती है जो कवर कर ले मैक्सिमम हमारे पास जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। और यहाँ पे डेफिनेटिव थेरेपी में क्या करते हैं कि अगर एम्पिरिक थेरेपी के बाद ट्रीटमेंट ना हो तो हमारे पास डेफिनेटिव थेरेपी यूज की जाती है और फिर उसके अंदर हमारे पास आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और फिर उसके बाद उस पेशेंट को ड्रग दी जाती है। लास्ट है हमारे पास ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो कैसे करता है कि सिलेक्शन, ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा वो पेशेंट को असेस करता है, उसके बाद हमने देखा कि वो माइक्रोब को असेस करता है
उसके बाद हमने देखा कि ड्रग से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हमारा जो डॉक्टर है वो कंसीडर करता है। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है कॉस्ट। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो पेशेंट है वो कैसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है तो डॉक्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो चीपर अल्टरनेटिव्स हैं ड्रग्स के, जो इफेक्टिव हैं लेकिन चीपर हैं, वो हमारे को डॉक्टर कोशिश करता है कि हमारे पास चीपर अल्टरनेटिव्स दे दिए जाए। या फिर उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, ड्रग रिलेटेड हम कॉम्प्लायंस देखते हैं। अब कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है हमारे पास कि हम अगर किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो डॉक्टर्स हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा पेशेंट है वो उस ड्रग को ले सके। तो उसमें हमारे पास क्या श्योर करता है कि आसानी कितनी है ड्रग को लेने में। अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही है तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप प्रेफर करोगे कि आपको दिन में एक ही डोज लेनी पड़े, एक ही डोज इतनी इफेक्टिव हो कि आपका जो इन्फेक्शन है वो 3 या 4 दिन में ठीक हो जाए। तो हमारे पास डॉक्टर्स वो ड्रग्स प्रेफर करते हैं जिनके अंदर हायर कॉम्प्लायंट हो, जैसे 1 डोज जो डेली वाली ड्रग्स होंगी वो प्रेफर होंगी इसमें। अब उसके बाद हमारे पास एक फैक्टर आता है टॉक्सिसिटी। जो हमारे पास जो लीस्ट टॉक्सिक ड्रग्स होंगी वो प्रेफर होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम वाली ड्रग्स होती हैं, जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम वाली ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। अब नैरो स्पेक्ट्रम वाली ड्रग्स को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक फिनोमिना हमारे पास आता है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस अभी हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एंटीबायोटिक्स है वो उनके ऊपर काम नहीं कर पाती। तो हमारे पास जो जितनी अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग देंगे तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेगा और हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स ऐसी जो होंगी वो काम नहीं करेंगी। और नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो सिर्फ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स पे पर्टिकुलर बैक्टीरियाज पे काम करती हैं तो उनके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस कम एक्वायर होता है। तो इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो है वो प्रेफर की जाती है। जो ड्रग रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने पेशेंट रिलेटेड 5 फैक्टर्स पढ़े। 5 फैक्टर्स कौन से थे? एज, होस्ट डिफेंस सिस्टम, थर्ड था साइट ऑफ इन्फेक्शन, फोर्थ था हेपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट, फिफ्थ था हमारे पास एलर्जी। तो जब भी कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स में वो कैसे उसको नैरो डाउन करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक मुझे इस पेशेंट को देनी है। वो पहले 5 फैक्टर जो है वो पेशेंट रिलेटेड अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोब रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, उसमें उसके पास 2 अप्रोचेस हैं किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद ड्रग रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारा जो डॉक्टर है वो कंसीडर करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रग रेजिस्टेंस। थैंक यू।